Hello students, so we met again. Hope you all are fit and fine. I'm also very good. Students, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आज अपन उस चैप्टर का एंड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने उस चैप्टर के अंदर काफी कुछ डिस्कस कर लिया है. एट द एंड वी विल डिस्कस द लेफ्ट portion as well as we start today our power booster class which include special points, summary and NCERT based questions. तो हम लोगों का इस चैप्टर में क्या छूट गया था? हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे? किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे. उस किंगडम एनिमेलिया के अंदर we have started the phylum. भाई एनिमेलिया किंगडम में हियरार्की के बेसिस पर क्या आएगा? फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम्स आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. मतलब ये इसके सब पार्ट्स है. कुछ एक आध माइनर डिफरेंसेस के कारण हमने इनको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया है. और वर्टिब्रेटा. उस वर्टिब्रेटा में वी हैव डिस्कस्ड. भाई हियरार्की क्या बोलती है? हियरार्की कहती है कि टू स्टडी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्सिफाइड अर्थ वी हैव टू फॉलो अ पैटर्न, वी हैव टू फॉलो अ हियरार्की. तो किंगडम के अंदर आप फाइलम पढ़ोगे, फाइलम में आप क्लास पढ़ोगे, क्लास में ऑर्डर आएगा. ठीक है, क्लास में ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में फैमिली आती है, फैमिली में जीनस आता है और जीनस के बाद स्पीशीज आती है. अभी जब मैं आपको जो अपनी 2 क्लासेस बच गई हैं, मैंने आपको अभी तक नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया. एक्चुअली 9th के सिलेबस में ये सब चीजें आपकी इतनी डीप में और ब्रॉड में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको नॉमेनक्लेचर का एक पॉइंट जरूर पढ़ाऊंगी पावर बूस्टर क्लास कराने से पहले. ठीक है, तो अगर इस चीज को फॉलो करें तो एनिमेलिया इज द किंगडम अंडर विच यू हैव कॉर्डेटा. कुछ डिफरेंसेस के कारण 2 सब फाइलम्स में डाला. इट इज नॉट अ क्लास, इट इज नॉट अ क्लास. तो वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है किसका? कॉर्डेटा फाइलम का. अब अगर मुझे इसमें क्लासेस डिवाइड करनी है, इफ आई वांट टू डिवाइड क्लासेस, आई हैव 5 क्लासेस. आई हैव 5 क्लासेस. उस 5 क्लासेस में पहला क्या था? पाइसेस या पिस्सीस, दैट इज फिशेस. ठीक है. सेकंड क्या था? एम्फीबिया, जैसे फ्रॉग वगैरह ये सब हो गए. ठीक है. देन रेप्टिलिया, जैसे लिजार्ड छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल, टर्टल हो गया. ठीक है. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? वी हैव कंप्लीटेड दीज 3. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट 2 क्लासेस, दैट इज एवीज. एवीज मतलब रिलेटेड टू एयर. वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द स्टडीज टू बर्ड्स, पंछी. ठीक है. एंड 5th मैमेलिया. 5th मैमेलिया जिसमें हम अपने आप को भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? वी स्टार्ट द क्लास एवीज. वी स्टार्ट द क्लास एवीज. उस एवीज में आप क्या पढ़ोगे? यू विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स. यू विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग सम माइनर इंट्रोडक्शन एट द अर्लियर. पहला क्या आएगा? ठीक है, अगर अपन इसको देखें तो पहली चीज, पहला पॉइंट क्या आएगा? एवीज किसके अंदर आती है? एवीज इज द 4th क्लास विच कम्स अंडर द फाइलम वर्टिब्रेटा विच इज अंडर कॉर्डेटा एंड विच इज अंडर एनिमेलिया. तो ले देखिए एवीज किसके अंदर आई. सिंपल सा लिखेंगे, इट इज द 4th क्लास ऑफ किंगडम वर्टिब्रेटा अंडर, सॉरी, it is the 4th class under phylum vertebrata comes under the kingdom Animalia. This is the proper hierarchy to write. ठीक है, क्या लिखेंगे? It is the 4th class. ठीक है. included under
फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा, अंडर द किंगडम एनिमेलिया, यही चीज है, इसको सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। और क्या लिखोगे स्टूडेंट्स इसमें? इसका मतलब बॉडी कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको कहा था आप सारे पॉइंट्स को अब इसी के अंदर ही लिख लो। बॉडी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब उसी के अंदर हम सारे सब पॉइंट्स को लिख लेंगे। ये हेडिंग बना ली हमने, क्या क्या लिखेंगे? मल्टी सेलुलर, क्या लिखेंगे? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Obviously, birds are not able to prepare their own food. They feed on some other heterotrophic mode of nutrition. ठीक है। Then और क्या होगा? हैबिटेट क्या होगा इनका? जनरली देखो ये भी एक घोंसला बना के रहती है, ठीक है, पर जनरली आप देखना कि इनके घोंसले कोई जमीन पर नहीं होंगे। दे आर ऑलवेज अबव वेरी मच हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर होंगे, तो इसलिए जनरली इनका हैबिटेट क्या माना जाता है? एरियल, एयर, ठीक है। तो हैबिटेट क्या हो गया? एरियल, दैट इज एयर, दैट इज एयर। इसमें सिस्टम किसकी तरह है? टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम? अब सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या क्या लिखना चाहोगे आप इसके अंदर? देखो ये तो क्या है, इसकी पूरी एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया है, तो आप एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके जो प्रॉपर एवीज के कैरेक्टर्स आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? ठीक है, चलो। ये जो प्रॉपर्टीज है ना कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, ट्रू सिलोमेट है, ये हमें अब क्या लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब में सिमिलर चल रहा है। तो वो बाकी के जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सिलोम, बॉडी बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ये आप एड ऑन कर लेना, ये आप लोग खुद से एड ऑन कर लेना, क्योंकि अब इतना आगे आ चुके हैं कि ये पॉइंट्स तो आपको बिना लिखे ही याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कराया था, ठीक है। चलिए, अब अगर इसके और पॉइंट्स की बात करें अपन, ये अगर पहले पॉइंट की बात करें अपन कि इनकी बॉडी किससे सराउंड रहती है, जैसे फिशेस में हमने देखा कि फिशेस के ऊपर स्केल्स होते हैं, देन एम्फीबिया के ऊपर मॉइस्ट स्किन होती है, देन अगेन रेप्टिलिया के ऊपर स्केल्स रहते हैं, पर वो टाइम के साथ शेड हो जाते हैं। एवीज में क्या होंगे? दीज बर्ड्स डोंट हैविंग स्केल्स ऑन देयर बॉडी, देयर बॉडी, अगर इनकी बॉडी को देखें तो बॉडी सॉफ्ट होती है, अगर हम इनकी स्किन को, डर्मा को हाथ लगाएं तो बॉडी सॉफ्ट होगी, एंड द बॉडी शो लॉन्ग फेदर लाइक अपेंडेजेस, लॉन्ग विंग लाइक अपेंडेज, जिसको आप क्या बोलोगे? फेदर। जैसे ये बर्ड है, अब बर्ड को अगर फ्लू करना है, आगे आगे जैसे अपन को उड़ना है, तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? ये इनकी बॉडी होती है, तो बॉडी में क्या होंगे? साइडों से अपेंडेजेस निकले होंगे विंग की फॉर्म में, एंड दीज विंग्स आर मूवेबल, दीज विंग्स आर मूवेबल। इनमें भी फिशेस की तरह होगा कि फिशेस के जो फिन्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं कि वाटर उनको कम से कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करे और वो हमेशा एक स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट मोशन में वर्क करती रहे। तो अगर पक्षी को भी, आपके बर्ड को अगर उड़ना है, तो वॉट एवर द बर्ड इज हैविंग
प्रोजेक्शंस फ्रॉम द साइड, जैसे साइड से एक अपेंडेज निकला हुआ है जिसको आपने फेदर कहा, तो उस फेदर को क्या करना पड़ेगा, एयर के फ्रिक्शन को तोड़ना पड़ेगा, एयर उन्हें कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, इस तरीके की बॉडी डिजाइन होगी। जब वो रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, एयर तो रेजिस्टेंस देगा ही, मान लो उसके फेदर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लिया, तभी वो क्या होंगे, उड़ पाएंगे और अपनी एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे जा पाएंगे। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्मूथ, बॉडी सॉफ्ट एंड स्मूथ है, पर हैविंग side appendages, having side appendages in the form of wings, in the form of wings known as feathers। क्या बोलोगे आप, feather ही तो बोलोगे, पंख, चिड़िया का पंख, known as feather, known as feather, known as feather। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, इनका मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट कैसे होगा, कि किस तरीके से मूव करेंगी, बाय मूविंग देयर विंग्स, बाय मूविंग देयर विंग्स टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू दी एयर। अपने विंग्स को क्या करेंगी, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये अपने विंग्स को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेंगी, एयर का कम से कम रेजिस्टेंस आएगा और ये क्या करेंगी, फ्लाई करेंगी। ठीक है, तो इनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, फ्लाइंग, फ्लाइंग। जनरली ये सिट भी करेंगी और मूवमेंट भी करेंगी। जैसे आपने एक बर्ड देखी हो कि डक, डक क्या करती है, पानी में तैरती रहती है, छप छप उसके पैर चलते रहते हैं और वो पानी में क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। वो ऐसा नहीं है कि उड़ नहीं पाती है, पर जो डिस्टेंस होता है, जैसे आप क्रो को देखो तो क्रो बहुत लंबी हाइट तक स्काई में जाके फ्लाई करता है, पर डक क्या है, पानी में ज्यादा रहना पसंद करती है, फ्लो करेगी, वो फ्लाई जरूर करेगी, उड़ेगी पर बहुत ही माइनर डिस्टेंस तक उड़ पाएगी, वो बहुत ज्यादा एरिया स्काई तक कवर नहीं कर पाएगी। मतलब ग्राउंड से अगर स्काई की हाइट को नापे तो डक थोड़ा सा उड़कर रह जाएगी। ठीक है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो सकता है। ठीक है, पानी में आप सिंपल कह सकते हैं कि वो चल रही है, सिंपल मूवमेंट इन वाटर। ये सारी बर्ड्स का एक ओवरऑल मूवमेंट बता रही हूं, सिंपल मूवमेंट इन वाटर, सिंपल मूवमेंट इन वाटर। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन में क्या होगा, दे आर प्योरली लैंड वाले हैं। ठीक है, पानी में डक रहती है पर डजंट मीन कि इट ऑलवेज रिसाइड्स इन वाटर, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक तरीके से लैंड पे एसोसिएट हो गई है, तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जनरली रेस्पायर बाय लंग्स, फेफड़ों से हम सांस को लेते हैं और बेकार सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहां से वेल डेवलप्ड हार्ट की बिगिनिंग होती है, यहां से वेल डेवलप्ड हार्ट की बिगिनिंग होती है कि हार्ट है, इसमें क्या है, 4 चैम्बर्स है, इसमें क्या है आपके पास 4 चैम्बर्स है। इनका नेचर कैसा होता है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैंने गलती से आपको रेप्टिलिया से स्टार्ट कराया था, पर फ्रॉम पाइसेस टू रेप्टिलिया द एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, फ्रॉम द एवीज warm blooded animals start mark the beginning। warm blooded, cold blooded क्या थे स्टूडेंट्स, अगर cold blooded पता है तो you just reverse the warm blooded। cold blooded animals वो होते हैं कि जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर कर लेते हैं। अगर बाहर 37 है तो वो बॉडी का भी 37 कर लेंगे। ठीक है, भले खुद का शुरुआत में अगर 20 रहा होगा और बाहर का टेम्परेचर 37 है तो दे विल कन्वर्ट देयर टेम्परेचर फ्रॉम 20 टू 37। पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या है, ये चीज अपोजिट है। वार्म ब्लडेड में क्या होता है, चाहे बाहर कैसा भी टेम्परेचर प्रिवेल हो, हम तो अपना टेम्परेचर वही रखेंगे। अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है
बहुत गर्मी है बाहर एंड योर बॉडी टेम्परेचर इज 37, तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 ही होगा। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू 50 हो जाएगा। कुछ भी करो, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप कूलिंग करो, बाहर का 50 है, आपका 37 है, यू विल फीलिंग टू मच हॉट, तो आप क्या करोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनोगे, एसी में बैठोगे, कूलर में बैठोगे, कूल वाले इन्वायरमेंट में रहोगे कि आपको गर्मी नहीं लगे, वो टेम्परेचर आपको परेशान नहीं करे, योर बॉडी गेट एडजस्ट। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट लाएगी, पर वो एडजस्टमेंट ऐसा नहीं होगा कि बाहर के टेम्परेचर को अपना के आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर ही वही कर लिया। जैसे बर्ड्स को अगर गर्मी लगती है तो दे स्विंग देयर विंग्स, अपनी विंग्स को हिलाते हैं, जिससे कि क्या होगा, एयर कटेगी और उन्हें थोड़ी सी कूलनेस महसूस होगी। अगर ठंड है बाहर तो वो प्रेफर क्या करेंगे कि उनके घोंसले हैबिटेट में ज्यादा रहें, तो उनके पंख हमेशा क्या होंगे, बंद रहेंगे, तो उनको क्या है, वार्मनेस मिलेगी। तो वो अपने हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वैसा एडजस्टमेंट कर लेती है। ठीक है, तो warm blooded animals from the aves, from the birds, it begins the mark that the next coming animals are also warm blooded, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो कौन सी चीजें आ सकती हैं बर्ड्स में? क्रो आता है, कुक्कू आता है, बर्ड्स में कौन आता है, क्रो आता है, कुक्कू आता है, स्पैरो आ गया, और ऑस्ट्रिच हो गई, डक हो गया, पिजन हो गया। इनमें क्या है, देखो लिम्स भी रहते हैं। आपने देखा होगा पक्षियों के पैर रहते हैं, तो वो जो पैर हैं वो लिम्स हैं। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा लिम्ब के बारे में स्टडी करें, लिम्स मतलब अपेंडेजेस जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास तो क्या है, दो ऊपर की लिम्स है, अपर लिम्स है, फोर लिम्स है, और पैर क्या है, दो हाइंड लिम्स है, दो नीचे के लिम्स है। तो हैंड्स, लेग्स ऐसे बोलते हैं, तो 2 4 लिम्स, 2 हाइंड लिम्स। तो पक्षियों में क्या है कि उनका 4 लिम्ब तो क्या हो जाता है, उनका 4 लिम्ब एक तरीके से विंग्स होते हैं। उनके 4 लिम्स किस में मॉडिफाइड रहते हैं, विंग्स की फॉर्म में, और हाइंड लिम्स पैरों की तरह रहते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, आपने देखा होगा आपके पैर बतख की तरह या फिर किसी भी पिजन की तरह नहीं है। यू हैव डिफरेंट फीट इन कंपैरिजन टू देम। उनके पास भी है, तुम्हारे पास भी है, पर जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, दिन ब दिन सारे सिस्टम्स और ज्यादा डेवलप्ड होते गए, एंड वी आर कमिंग एट द लास्ट। सो वी आर द मोस्ट पावरफुल, डेवलप्ड एंड क्लासी फॉर्म ऑफ क्रिएचर इन दिस अर्थ। हमारे बाद डेवलपमेंट रुक जाता है, हम ही हैं। अब हमारे अंदर ही मॉडिफिकेशंस होंगे, डेवलपमेंट क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। ठीक है, पर हम लोगों को क्या है, बेस्ट कर दिया, क्योंकि वी आर कमिंग एट द लास्ट। तो जो भी कमियां थी हमारे अंदर आते आते क्या हो गई है, पूरी हो गई है। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको मैं हटा देती हूं, डोंट गो बियॉन्ड टू द लिम्स, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मुर्गी अंडे देती है, अंडे आप खाते भी हो, तो रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स, बाय लेइंग एग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने, चलिए। थ्रू दिस वी हैव कंप्लीटेड एवीज। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक आने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर, रिलीफ आ रहा है कि हाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, जो कि बहुत टाइम से चल रहा था। वाकई में चैप्टर बहुत बड़ा है, ये वाला बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मुझे नहीं लगा होगा कि आप लोगों को इतनी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको हर पॉइंट को दूसरे से लिंक्ड अप किया है। मैंने ये नहीं बोला है कि बस ये रट लो, ये जो मैंने पढ़ाया इसको रट लो। हर चीज को इतना इंटरलिंक्ड किया होगा कि आपको एवोल्यूशन में तो आपने पीएचडी कर ली होगी, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो अपन लिखे, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, द 5th इन द लास्ट क्लास, दैट इज मेमेलिया। क्या, मेमेलिया। तो जो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, मैमल्स। क्या कहलाएंगे, मैमल्स। ठीक है, चलिए पहली सिंपल लाइनें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहली क्या आएगी, इट इज दी
class under phylum, अंडर फाइलम वर्टिब्रेटा लिखते हैं, कॉर्डेटा नहीं, अंडर फाइलम वर्टिब्रेटा, which comes under kingdom Animalia, which comes under kingdom Animalia। ठीक है, और क्या लिख सकती हूं इसमें? इसमें भी क्या पॉइंट आएगा? इट इज हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्विकली मैं आपको इसमें लास्ट है इसलिए सारे पॉइंट्स बता देती हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या क्या आएगा बताओ आप मेरे को? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉफिक। इनका हैबिटेट ऐसे देखा जाए तो जनरली लैंड होगा। इनका हैबिटेट जनरली क्या होगा? लैंड होगा। तो टेरेस्ट्रियल लैंड हैबिटेट। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब अगर आप थोड़े बहुत और लिखना चाहो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया है? ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होंगी। ट्रू सीलोमिक कैविटी। ठीक है, चलो ये तो क्या था? उसके किंगडम के पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम उसके फाइलम के पॉइंट्स उठा लें तो हैविंग डोर्सल नर्व कॉर्ड विच डिफरेंशिएट इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हैविंग डोर्सल नर्व कॉर्ड, हैविंग डोर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब अगर अपन इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम बोलेंगे कि क्या इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं? नो, देयर बॉडी डजंट ओज स्केल्स। इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? जैसे अब अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल है तो मैमल्स में हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, तो हमारी बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। तो बॉडी की स्किन के ऊपर क्या हो गए? हेयर्स हो गए। फिर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, हमें पसीना आता है, वो किन की वजह? स्वेट मतलब पसीना, तो वो किन की वजह से आएगा? स्वेट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो स्वेट को सिक्रीट कर रही है, अपने अंदर भर के रख रही है। ठीक है, और इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में हल्का सा, जैसे कभी आप बाहर जाओगे, कुछ ऑयली सब्सटेंस आपने लगा लिया चेहरे पे, या आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? थोड़ी सी रफनेस हट जाती है। तो वो जो चीज आप लगा रहे हो उसको कौन सक कर रहा है, कौन सोख रहा है? ऑयल ग्लैंड। और आपकी स्किन क्या होती है? थोड़ी मॉइस्चर वाली हो जाती है, एकदम ड्राइनेस हट जाती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? बॉडी इज हैविंग क्या क्या? हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड मतलब कि ऐसा कोई सेल जिसमें कुछ भरने की पावर है, कुछ सिक्रीट करने की पावर है, वो आप इन फ्यूचर पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं? 4 चैम्बर एज दे आर वेरी वेल डेवलप्ड, हाउ विल वी कंसिडर इट एज 3? 4 ज्यादा भी नहीं बढ़ते, 5 नहीं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और इनमें
वो वार्म ब्लडेड हैं तो दे आर वार्म ब्लडेड। हम लोगों का टेम्परेचर अगर ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बाहर कैसा भी हो बॉडी टेम्परेचर वही मेंटेन रहता है। इन केस अगर आपको कोई डिजीज हो गई, आपको फीवर आ गया है, आपको बुखार आ गया है, तब बॉडी में चेंजेस हुए हैं, तब मैं कह सकती हूँ टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से नहीं चेंज हुआ है, वो आपकी खुद की बॉडी ने क्या कर दिया, चेंज शो कर दिया है, क्योंकि आपकी बॉडी में डिजीज हो गया, यू आर अंडर द अनकंफर्ट जोन। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे हमारी मदर एक ह्यूमन बीइंग है, तो मदर क्या करती है, डायरेक्टली एक यंग वन को बर्थ देती है, एक बच्चे को, जो कि बड़ा होकर क्या होता है, आपके जैसा ही बनेगा। ठीक है, अपने जैसा ही दिखेगा। पर इनमें कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, जैसे आपके कुछ तो एग्स ले करते हैं, कुछ इनमें जो मैमल्स होते हैं वो एग्स ले करते हैं। फिर क्या होता है, एग ले करेगा, ठीक है, एग बॉडी में है, उसने एग को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। अब वो एग क्या होगा, थोड़े दिन बाद डेवलपमेंट ग्रोथ करके उसमें से कोई यंग वन बाहर आ जाएगा। पर बॉडी ने डायरेक्टली यंग वन को बाहर नहीं निकाला, पर हमारे पास क्या स्पेशलिटी है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कि हम डायरेक्टली एक यंग वन को बर्थ देते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं, यंग वन को बिल्कुल अपने जैसे ही एक बच्चे को, एक छोटे बेबी को क्या करते हैं, गिव बर्थ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टिल ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर एग को निकाल देंगे बॉडी से। ठीक है, एग ले कर देंगे, फिर उसमें से यंग वन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। वो क्या होगा, इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होगा, सम बाय लेइंग एग्स, सम बाय लेइंग एग्स। ठीक है, फर्दर डेवलप्ड इनटू यंग वंस, फर्दर डेवलप्ड इनटू यंग वंस। मतलब यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ नहीं दिया, कोई इंटरमीडिएट पाथवे अपनाया, और क्या है, सम गिव बर्थ टू यंग वंस, सम गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में अगर हम नोट करें, एग्जाम्पल में कौन आता है, बताओ मुझे कौन कौन आएगा, कैट, डॉग, रैट, ह्यूमंस, काउ। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और रेस्पिरेशन, एक पॉइंट हमने नहीं लिखा, ये रेस्पायर किससे करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स, लेकिन इनमें क्या है, लंग्स के साथ पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। वो नहीं पढ़ना हमें तो सिर्फ ऑर्गन का नाम याद रखना है, बाय लंग। जनरली देखना, जो भी लोग धरती पर रहते हैं ना, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन किससे होता है, उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन लंग से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपनी 5 क्लासेस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। हमने अभी तक कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, बहुत सारी चीजों को हमने देखा था। उसको देखने के बाद फाइनली हम किंगडम्स पर आए थे, बड़े साम्राज्य पे, कि भाई मोनेरा का है, प्रोटिस्टा का है, फंजाई का है, प्लांटे का है और एनिमेलिया का है। हम एनिमेलिया पढ़ रहे थे। एनिमेलिया किंगडम में हमने फाइलम्स पढ़े। उस फाइलम में हमने एक फाइलम पढ़ा कि आपका फाइलम है कॉर्डेटा, उसके अंदर आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के सब क्लासेस हैं ये सब। तो हमने क्लासेस में पिस्सीस पढ़ ली थी, हमने एम्फीबिया पढ़ लिया, रेप्टिलिया पढ़ लिया, एविस पढ़ लिया, और आज हमने मैमल्स भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है नॉमेनक्लेचर, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 10-15 मिनट का कराऊंगी। उसके बाद मैं आपकी पावर बूस्टर क्लास को स्टार्ट करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।